हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के तीसरे लेसन प्लान को। और आज का हमारा प्रकरण है विनिमय। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जहाँ पे आपका टीचिंग लगा होगा उस विद्यालय का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें पहला दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा अर्थशास्त्र है और आज का हमारा प्रकरण है विनिमय। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो मैंने आपको बताया है जो समान उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण के लिए होता है। अगर ये आपका पहला लेसन प्लान है तो आप मेरे सबसे जो पहला लेसन प्लान है उसमें समान उद्देश्य लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर लिख सकते हैं। अगर ये आपने जैसे पहला लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार समान उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ववत लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा समान उद्देश्य होता है वो किसी लेसन प्लान में नहीं बदलता, परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य होता है प्रकरण के बदलने के कारण सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए, पहला बिंदु है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो देखिए, पहला बिंदु है छात्र विनिमय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा बोधात्मक, यानी इसमें समझने की बात की जाएगी कि छात्र क्या समझेंगे। छात्र विनिमय की व्याख्या कर सकेंगे, यानी जो छात्र विनिमय के बारे में समझ सकेंगे तभी उसकी व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए, छात्र व्यवहारिक जीवन में एक वैध विनिमय का प्रयोग कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आप कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। जैसे आपका चार्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, यह सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। यह सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगी। फिर देखिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग पूर्व ज्ञान का। तो देखिए, जो आप प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को, उसके विषय में छात्रों को पहले से कुछ भी थोड़ा बहुत जानकारी है अथवा नहीं, आपको पूर्व ज्ञान में लिखना होता है। जैसे छात्र व्यक्तियों के बीच होने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से परिचित हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न का। तो इसमें देखिए, जो प्रस्तावना प्रश्न है उसी से आपके प्रकरण की शुरुआत होती है। तो जो आपको प्रस्तावना प्रश्न है वो ऐसे होने चाहिए कि जो छात्र है उसे सरल होना चाहिए, जो छात्र हैं उसे समझ सकें, श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए और आपके प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए। आपको इसमें ऐसे प्रश्नों को रखना है जिसका उत्तर छात्र आसानी से दे सकें और आपका प्रकरण बाहर निकल कर आए। फिर देखिए, इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम आपका प्रस्तावना प्रश्न का होगा, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया यदि छात्रा है तो, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है, हमें जीवन यापन के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो छात्रों का उत्तर है रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा, ये विभिन्न वस्तुएं हमें किस प्रकार प्राप्त होती हैं। तो देखिए, छात्रों का उत्तर है खरीद कर या बदल कर। तीसरा प्रश्न हमारा, मुद्रा के बदले वस्तुओं का लेन देन क्या कहलाता है। तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो देखिए, उद्देश्य कथन क्या है, इसमें जो आपका प्रकरण है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं छात्रों को वो आप लिखेंगे। बच्चों, आज हम विनिमय के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस समय जो आप क्या होने चाहिए, उत्साहित होने चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। क्योंकि जो आप उद्देश्य कथन जब करते हैं तो अगर आप में उत्साह नहीं रहेगा तो जो छात्र हैं कक्षा में बैठे हैं उनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप उद्देश्य कथन कर रहे हैं तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आप ऊर्जावान होने चाहिए।
फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो देखिए प्रस्तुतिकरण कि आप जो अपना प्रकरण है वो एक अन्विति में पढ़ाएंगे या दो अन्विति में पढ़ाएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को दो अन्वितियों में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हेडिंग होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य का। शिक्षण बिंदु में देखिए, शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा विनिमय और छात्रा अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे स्पष्टीकरण। उसके बाद लिखेंगे आर्थिक क्रियाओं के रूप में दो पक्षों के बीच आवश्यकता की संतुष्टि के लिए होने वाला ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे विनिमय दो पक्षों के बीच आदान प्रदान। ठीक है। अब देखिए स्पष्टीकरण देने के बाद आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न का जो रूल है वो आप जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसी से आपको बोध प्रश्न पूछने हैं। बोध प्रश्न के संख्या जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको प्रकरण से बाहर बोध प्रश्न नहीं पूछने हैं। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है कि जो आपने छात्र को पढ़ाया समझाया, छात्र ने उसे कितना ग्रहण किया, कितना वो समझे, यह चीज़ें जानने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा दो पक्षों के बीच के लेन देन को क्या कहते हैं? तो छात्रों का उत्तर है विनिमय। दूसरा प्रश्न है विनिमय का सबसे आवश्यक तत्व कौन है? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है और जिसका स्पष्टीकरण आगे आप लोग देंगे। तो आइए देखते हैं। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा विनिमय के आवश्यक तत्व और छात्र अध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग। विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व दो पक्ष है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः दो पक्षों के बिना विनिमय कार्य संभव नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे क्या लिखे? छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, श्यामपट्ट कार्य में विनिमय के लिए दो पक्ष आवश्यक तत्व हैं। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न का जो रूल मैंने बताया ऊपर वही नीचे भी होगा। पहला प्रश्न है विनिमय के लिए दो पक्ष आवश्यक क्यों हैं? तो छात्रों का उत्तर है क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। यानी अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा और बाज़ार में आप ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं बेचते हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ठीक है। तो आपस में क्या होता है? विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। दूसरा प्रश्न हमारा किस तत्व का विनिमय किया जाता है? तो छात्रों के लिए क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण आप लोग देंगे। तो शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा वस्तु और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग। तो देखिए विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है और वस्तु ही आवश्यकता की पूर्ति करती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान होता है या आवश्यक है। ठीक है। अतः वस्तु विनिमय का अभिन्न अंग होती है। अब आता है हमारा द्वितीय अन्विति। आप लोग हेडिंग डालेंगे द्वितीय अन्विति परस्पर सहमति, वैधानिकता, आवश्यकता। देखिए फिर देखिए आपका बोध प्रश्न होगा वस्तु विनिमय का अभिन्न अंग क्यों है? तो वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करता है। श्यामपट्ट कार्य में भी आप लोग ये लिखेंगे वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करता है। फिर दूसरा प्रश्न हमारा सहमति से क्या अभिप्राय है? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। तो देखिए परस्पर सहमति होना ये किस में लिखाएगा? आपका शिक्षण बिंदु में। तो विनिमय के लिए सहमति होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक दोनों व्यक्ति आपस में सहमत नहीं होंगे तब तक विनिमय नहीं हो सकता। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और विनिमय के लिए परस्पर सहमति होना आवश्यक है। आपका किस में होगा? श्यामपट्ट कार्य में होगा। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न देखिए पहला है क्या विनिमय के लिए सहमति आवश्यक है? तो छात्रों का उत्तर है हाँ। दूसरा वैधानिकता से क्या तात्पर्य है? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप लोग आगे देंगे। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा वैधानिकता, स्पष्टीकरण लिखेंगे आप लोग। देश के कानूनों एवं नियमों के अनुसार विनिमय होना वैध एवं मान्य माना जाता है। चोरी एवं हेराफेरी से वस्तु खरीदना अथवा बेचना विनिमय नहीं है, क्योंकि यह अवैधानिक है।
अतः नियमानुसार विनिमय वैधानिक होता है। छात्र क्रिया में वही चीज़ है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में वैधानिकता विनिमय के लिए आवश्यक है, क्योंकि नियमानुसार विनिमय होता है। नियमानुसार विनिमय वैधानिक होता है। ठीक है। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, विनिमय में वैधानिकता क्यों आवश्यक है? तो छात्रों का उत्तर है नियमानुसार वैध विनिमय होता है, इसलिए आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, आप वस्तु क्यों खरीदते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। इसका स्पष्टीकरण हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा आवश्यकता, और स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप लोग, विनिमय के लिए आवश्यकता का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आवश्यकता के ना तो कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है और ना ही खरीदता है। क्योंकि अगर आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है तो आप ना कोई वस्तु खरीदेंगे और ना वो जो दुकानदार होता है वो किसी वस्तु को बेचेगा। दुकानदार को क्या है, उसे किसकी ज़रूरत होती है? उसे पैसे की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वो वस्तुओं को बेचता है। और जो हम लोग होते हैं, हमें उन सामानों की ज़रूरत होती है जिसके कारण हम लोग खरीदते हैं। अतः विनिमय के लिए आवश्यकता का होना एक आवश्यक तत्व है। देखिए, छात्र क्रिया में जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, श्यामपट्ट कार्य में आपका आवश्यकता विनिमय का अभिन्न भाग है। जैसे अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप कोई सामान, खाने वाली चीज़ बाहर से खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो हमारा विनिमय नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता का होना आवश्यक तत्व है। फिर देखिए, साइकिल, किताब, कलम, कॉपी आदि, ये सब क्या है? ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, जिसे पूरा करने के लिए हम बाज़ार से वह सारी चीज़ें खरीदते हैं और विनिमय करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल, पढ़ाई के लिए किताब, कॉपी आदि। अब देखिए, आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए आप 3 कॉलम बना लेंगे, जिसमें पहला आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापिका क्रिया, और तीसरा हो जाएगा हमारा छात्र क्रिया। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको जो आप बोध प्रश्न में पूछेंगे उन प्रश्नों को नहीं रखना है। इसमें आपको प्रकरण से ही संबंधित प्रश्नों को रखना है। इसमें आपको नए प्रश्नों को रखना है, प्रकरण से बाहर प्रश्नों को नहीं पूछना है। तो पहला प्रश्न देखिए, विनिमय किसे कहते हैं? दो पक्षों के बीच आदान प्रदान। दूसरा प्रश्न है, विनिमय हेतु कम से कम कितने पक्ष होना जरूरी है? तो छात्रों का उत्तर है 2 पक्ष। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा, विनिमय हेतु वस्तु की क्यों आवश्यकता होती है? तो वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करती है। चौथा प्रश्न हमारा, क्या विनिमय के लिए आवश्यकता जरूरी है? तो हाँ, विनिमय के लिए आवश्यकता जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता यानी नीड नहीं होगा किसी चीज़ का, तो आप विनिमय नहीं करेंगे। यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपको स्कूल, रिक्शा, किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, तो आपका विनिमय नहीं होगा। तो विनिमय के लिए आवश्यकता का होना जरूरी है। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो होमवर्क में आप छात्रों को अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए, छात्र विनिमय से संबंधित चार्ट कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, छात्र वैध विनिमय को व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग हमारा समीक्षा का है। तो देखिए, समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे आप लोग, क्योंकि जो आपके अध्यापक होंगे उनके द्वारा यहाँ पे आपके लेसन प्लान पर टिप्पणी किया जाएगा। जैसे इसमें देखिए, TLM का प्रयोग करें। दूसरा, अनुनासिक का अनावश्यक प्रयोग ना करें। और देखिए, जैसे आपका जो लेसन प्लान में क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं हैं, किन बलों का आपने प्रयोग किया है कि नहीं किया है, कक्षा में अनुशासन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी लेसन प्लान में आपके अध्यापक के द्वारा टिप्पणी की जाती है समीक्षा में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।